गुड आफ्टरनून मैम। ओके। जैसे कि हमने कल देखा था वेजिटेबल नर्सरी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग के बारे में। आप सब लोग जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में तो जानते हैं कि क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू। तो आपको हर एक को जो भी आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता है कि आपको एक एक सेंटेंस मुझे बताना है, सो दैट मैं मुझे पता चलेगा कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में क्या क्या नॉलेज है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड विथ वन पॉइंट विच यू कैन शेयर इन द क्लास। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो आपको शेयर करना है। तो प्लीज वन बाय वन आपको जो पता है आप बताते जाइए। बिना केमिकल फर्टिलाइजर की यूज की फार्मिंग करनी। ओके, सही है प्राची। और प्रीति आप बताइए कुछ, आप क्या जानती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, कुछ भी पॉइंट जो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानती है यू हैव टू शेयर इट। ओके, यामिनी आप बताइए एनीथिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, देखिए आप इंटरेक्टिव रहेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है और आपको ऑलरेडी कितना पता है। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू आस्क टू एवरीवन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैसे हम जानते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जनरली हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक में, वी यूज टू अवॉइड द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स। सिंथेटिक इनपुट्स मतलब क्या होता है, कुछ भी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हो गया, कोई केमिकल्स हो गए इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो हम हमारे इनपुट्स होते हैं फार्मिंग में, अगर वो केमिकल्स है तो हम ऑर्गेनिक में उनका यूज नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पे मतलब एक कंसेप्ट तो सबको पता ही है, बट क्वेश्चंस किस चीज पे आएंगे तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए हैं, सो दैट दिस थिंग्स, कुछ डेटा है, कुछ मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, और इस चीज पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सर एल्बर्ट हॉवर्ड थे, उनको फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहा जाता है। अ, अगर हम इंडिया का डेटा देखेंगे कि हमारे कंट्री में कितना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम उगाते हैं, तो 2017-18 के हिसाब से 1.7 मिलियन टन्स ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक तो कोई भी ग्रो कर लेगा, बट हम मतलब क्या प्रूफ है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है, इस ये चीज़ देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन देती है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए यहाँ पे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसे लिखा गया है, और ये जो डेटा है वो पूरा जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उसी का है। देन अगर पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्री जिसमें हाईएस्ट एरिया कवर किया है बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग ने, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया का अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड में 9th रैंक आता है इंडिया का। अगर ऐसी कंट्री की बात करेंगे कि जहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मार्केट है, देन इट इज इन यूएसए। और ऐसी कौन सी कंट्री है कि जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन होता है, देन इट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो चीजें मतलब कंफ्यूज हो नहीं होनी है, हाईएस्ट एरिया जो है लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, हाईएस्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मार्केट यूएसए में है, और सबसे ज्यादा कंजम्पशन मतलब पर कैपिटा कंजम्पशन, हर पर पर्सन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में खाते हैं, तो इट इज इन स्विट्जरलैंड। अगर एशिया की बात करेंगे
तो ऑर्गेनिक के प्रोडक्शन में लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा करता है चाइना और इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट। देन अगर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स मतलब कितने किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स है पूरे वर्ल्ड में से अगर देखा जाए तो। अब हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में जो सिक्किम है वहाँ सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती होती है। इट इज 100% ऑर्गेनिक स्टेट, मतलब वहाँ जो भी खेती होती है पूरी ऑर्गेनिक होती है। वो लोग बिल्कुल ही केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं और 2016 में सिक्किम को 100% ऑर्गेनिक स्टेट करके घोषित किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें बिल्कुल ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता है। देन अपेडा, दिस इज एन अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी एक्सपोर्ट की जो जिम्मेदारी है वो इस अपेडा की होती है। और ये एक ब्रांड नेम से हमारे इंडिया में प्रोड्यूस किए गए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अदर कंट्रीज में बेचती है एंड द ब्रांड नेम इज इंडिया ऑर्गेनिक। इस ब्रांड नेम से अपेडा जनरली एक्सपोर्ट करती है, सेल करती है प्रोडक्ट्स को। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए तो वो हमें हायर यील्ड दे देगा, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सॉइल की जो केमिकल स्ट्रक्चर है उस टेक्सचर है उसको खराब कर रहा है। बहुत सारे केमिकल्स लीच आउट होके पानी में मिक्स हो जाते हैं। इट इज हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द लैंड एज वेल एज द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द वाटर। सो एक लॉन्ग टर्म के लिए केमिकल्स जो है वो एक गुड ऑप्शन नहीं है। इट इज एन हार्मफुल ऑप्शन। सो अगर उस तरीके से हम देखे जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इट इज बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म। इट विल इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इट इम्प्रूव द हैबिटेशन ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे मैंने आपको बताया जो सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जब हम केमिकल्स डालते हैं तो ठीक है जो बेनिफिशियल नहीं है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको तो हम किल कर ही रहे हैं, बट अननोइंगली उसके साथ कुछ बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स भी किल हो रहे हैं। सो टू प्रिवेंट दिस वी हैव टू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके साथ ही अगर ये बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ेगा, अगर इनके मतलब इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली सॉइल की बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अच्छी हो जाएगी, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी और एक लॉन्ग टर्म में हम अच्छा यील्ड ले पाएंगे। अगेन इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कितना कम करता है तो 15 to 16%। अब ये कैसे देखो, जैसे जो भी हम फार्मिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या इनपुट्स चाहिए। मेजर जो इनपुट्स है हमारे दैट इज सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये हमारे मेजर इनपुट्स है। तो इसमें से सीड तो लगना ही लगना है, लेकिन अगर बात करेंगे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स जो भी हम यूज करते हैं फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारे केमिकल्स से बने होते हैं। तो अगर इनको हम रिप्लेस करते हैं कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स से, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जनरली जिनके पास गाय है, ऐसे किसान बहुत सारे हैं जिनके पास गाय है तो वो खुद से बनाते हैं। सो वो उनको सस्ते पड़ते हैं एज कम्पेयर टू केमिकल प्रोडक्ट्स। सो इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? एनीवन हैव एनी डाउट? No, ma'am. ओके। देन कि क्या नीड है हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाने की और इम्पोर्टेंस क्या है। देखो जैसे मैंने आपको अभी सारे पॉइंट्स तो बता दिए कि क्या बेनिफिट्स है, बट हम अगर कहेंगे कि ठीक है हम हमारी केस में पिछले साल तक केमिकल्स वगैरह यूज किए हैं बट नाउ वी हैव टू गो फॉर ऑर्गेनिक, इस बार हम कुछ भी केमिकल यूज नहीं करेंगे। हाँ, और हमने सिर्फ जो ऑर्गेनिक होता है और जो मैन्योर है FIM डाला और जो ऑर्गेनिक में यूज करते हैं वो सारे डालेंगे और हम बोलेंगे कि इसी साल हमारा जो प्रोड्यूस है दैट इज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। तो ऐसे नहीं होता है क्योंकि जो केमिकल्स हमने डाले हैं उसका कुछ ना कुछ रेसिड्यू सॉइल में बचा हुआ है। तो इस चीज की वजह से हमें
एक ही साल में हम उस प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक प्रोड्यूस नहीं कह सकते हैं। पर्टिकुलर प्रोड्यूस को जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ऑर्गेनिक कहने के लिए एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेशन प्रोसीजर होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है सर्टिफिकेट कि हाँ अब इस लैंड में जो कल्टीवेशन होगा तो उसके लिए मतलब ये ऑर्गेनिक होगा। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही आप कह सकते हैं कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स है या ऑर्गेनिक फ्रूट्स है, वॉट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। तो क्या होता है कि अगर आप केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हो तो यू हैव टू ग्रो फॉर मिनिमम 3 years। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आता है कि कितने साल लगते हैं पर्टिकुलर लैंड को कंप्लीटली ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट करने के लिए। आपको 3 साल कंटिन्यू उस पर ऑर्गेनिकली ग्रो करना है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि इट इज नाउ कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। ओके। अब जो जैविक खेती नाम का एक पोर्टल है उसमें हम जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है जो किसान उगा रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो वहाँ पे ऑनलाइन लाइक मार्केटिंग कर सकते हैं। देन मतलब ये यही है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू इन्हांस द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। देन आईफॉ इट इज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन। ये एक अथॉरिटी है पूरी दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का ऑर्गेनिक फ्रूट्स का जितना भी प्रोडक्शन होता है ये उसको रेगुलेट करती है। ये हो गया वर्ल्ड का, ठीक है। आईफोम का आपको याद रखना है फॉर द, ये वर्ल्ड लेवल पे वर्क करता है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो देयर आर 2 मिनिस्ट्रीज, 2 मिनिस्ट्रीज है जो ऑर्गेनिक के जो भी पॉलिसीज है जो भी मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड है उस पर काम करेगी। द फर्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये 2 चीज़ें भी आपको याद रखनी है, वर्ल्ड लेवल पे कौन सा अथॉरिटी करेगा और हमारी कंट्री लेवल पे कौन सा अथॉरिटी करेगा। उसके बाद जनरल बात करेंगे कि क्या कंपोनेंट्स है, क्या हम डिफरेंट करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो केमिकल्स वाली फार्मिंग हम करते हैं उससे क्या हम अलग करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सो द फर्स्ट थिंग इज जो हम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस करते हैं हमारे फार्म में वो थोड़े से अलग होते हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे आप जानते ही है कि मल्चिंग क्या होता है। एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट इज मल्चिंग? व्हाट इज मल्चिंग? मैम ये एक एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है जिसमें हम लोग वीट के कंट्रोल के लिए मल्चिंग करते हैं। ओके। हम क्या करते हैं कि प्लांट के अगल बगल का जो सरफेस है सॉइल सरफेस उसको कवर करते हैं टू, जैसे कि प्रीति ने बताया कि वीड कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये तो एक बेनिफिट हो गया मल्चिंग का। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, ठीक है। पहले मैं टाइप्स बताऊंगी। 2 टाइप्स के मल्च होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में हम क्या यूज करेंगे, जिसमें यहाँ लिखा है स्ट्रॉ, ग्रास, स्टोन्स, ये सब चीजें हैं जो भी पेड़ से या मतलब पौधों से हमें मिल रही है जो कि डिकम्पोज हो जाएगी, ऐसी जो चीजें हैं जो ऑर्गेनिक मल्च में आएंगी। और जब प्लास्टिक यूज करते हैं वो इनऑर्गेनिक मल्च में आएगा। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्चिंग? हम क्या करते हैं कि जो राइजोस्फीयर है जो रूट का पोर्शन है उसको कवर कर दे रहे हैं। तो मल्च के नीचे का एटमॉस्फेयर उसे क्या कहेंगे हम, माइक्रो क्लाइमेट, क्योंकि छोटा सा अलग सा क्लाइमेट फॉर्म होगा ड्यू टू दैट मल्च। ऊपर टेम्परेचर हाई है बट नीचे टेम्परेचर लो रहेगा। ऊपर जो मतलब जनरल क्लाइमेट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है बट मल्च के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। तो क्या होता है उस माइक्रो क्लाइमेट में फेवरेबल कंडीशंस फॉर्म होती है टू ग्रो द रूट्स। उसकी वजह से क्या होती है, अगर फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी तो रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि वो वीड्स को ग्रो नहीं होने देता है। क्या होता है कि वीड्स के जो सीड है जो ऑलरेडी हमारे फार्म में प्रेजेंट है उनको जर्मिनेट करने के लिए लाइट चाहिए। अब हम वहाँ पे मल्च डाल दे रहे हैं तो उनको लाइट नहीं मिलता है, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट। तो ये दूसरा प्रॉफिट हो गया।
और रूट्स को बहुत अच्छे से ग्रो होने की वजह से जो प्लांट है अच्छे से न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाता है और उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्चिंग। जो नेक्स्ट थिंग है, इट विल रिड्यूस द इवेपोरेशन। जो इवेपोरेटिव लॉस होता है वाटर का, वो मल्चिंग की वजह से बहुत कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमें बहुत कम वाटर देना पड़ता है। तो इट विल कंजर्व द सॉइल मॉइस्चर, और जो पानी लग रहा है वो भी सेव हो रहा है। दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ मल्चिंग। ये तो एक इकोनॉमिक प्रैक्टिस हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की। व्हाट डू यू गाइज अंडरस्टैंड फ्रॉम क्रॉप रोटेशन? एनीवन? क्रॉप रोटेशन क्या होता है? मैम सेम फील्ड में डिफरेंट क्रॉप हाँ का हाँ, ग्रो करना। ओके, डिफरेंट क्रॉप, सही बोला है आपने। देखिए, एक ही फील्ड में हम कंटिन्यूअसली एक क्रॉप नहीं लेते, हम अलग अलग क्रॉप्स लेते जाते हैं अलग अलग सीजन्स में। इस प्रैक्टिस को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो ये जनरली हम क्यों करते हैं कि पर्टिकुलर क्रॉप, अगर आप धान लगा रहे हो या आप गेहूं लगा रहे हो, तो उसको पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एक बार आप लगा दिए, अब उसने उस सॉइल से वो न्यूट्रिएंट ले लिया है, आप फिर से उस पे वही क्रॉप लगाओगे तो इल्ड पहले के कंपैरिजन में कम आएगा। दूसरी चीज ये होती है कि क्रॉप रोटेशन में हम जनरली जो एग्रोनॉमिक क्रॉप है, जो वेजिटेबल के क्रॉप्स भी है, उनको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं विथ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स से हम क्यों रोटेट करते हैं? क्योंकि लेग्यूम्स क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है सॉइल में। तो अगर ये नाइट्रोजन फिक्स करेगी तो इसके बाद हम जो क्रॉप लेंगे उसके लिए नाइट्रोजन अवेलेबल होगा सॉइल में, तो अल्टीमेटली हमारा यील्ड अच्छा आएगा। तो ये जो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल चीज़ें होती है, ये इसके लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। दूसरी और एक पॉइंट ये है कि सपोज हमने इस सीजन में सोलैनेशियस क्रॉप लगा दी है, किसी भी सोलैनेशियस फैमिली की क्रॉप लगाई है, उसके इंसेक्ट पेस्ट हमारे फील्ड में ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट सीजन में हम फिर से सोलैनेशियस क्रॉप लगाएंगे तो उनके लिए तो खाना भाई तैयारी है, वो तो पहले से वहाँ प्रेजेंट है। तो आपको ऐसी ऐसी फैमिली की क्रॉप लगानी है जिस पे वो फीड नहीं करते हैं। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट एंड डिसीजेस भी हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। तो दिस ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन। बस ये है, अलग अलग सीजन में वी हैव टू टेक डिफरेंट क्रॉप्स। देन थर्ड एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस इज ग्रीन मैन्योरिंग। तो अब ग्रीन मैन्योरिंग के दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ग्रीन मैन्योरिंग इन सीतू। इन सितु मतलब उसी फील्ड में हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है उसको ग्रो कर रहे हैं, और बिफोर फ्लावरिंग स्टेज, मतलब एट फ्लावरिंग स्टेज जब होता है उसका, उस क्रॉप का, तो उसको हम सॉइल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। और जब वो डिकम्पोज होगा तो वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो यही इसके पीछे का कंसेप्ट होता है। तो इन सितु में क्या कर रहे हैं, हम वही लगा रहे हैं। द सेकेंड टाइप इज ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो लीव्स है जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट, ज़्यादा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो है, वो हम दूसरे पौधे से तोड़ के लाते हैं। जैसे कि लाइक जो बर्न्स पे हम लगाए हुए हैं प्लांट्स, जो वेस्ट लैंड है वहाँ पे अगर कोई ये क्रॉप्स लगे, मतलब ये प्लांट्स लगे हुए हैं, या फॉरेस्ट से हम वो लीव्स कलेक्ट करके लाते हैं और उसे हम हमारे फील्ड में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग को एक सितु भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज इन सितु, दिस इज एक्स सितु। जनरली इन सितु टाइप में हम कौन से क्रॉप यूज करते हैं, दैट इज सेसबेनिया, काउपी एंड सनहेम्प। अगर लीफ मैन्यूरिंग की बात करेंगे तो सुभाबुड, करंज, नीम, महुआ एंड ग्लिरिसिडिया के पत्ते जो है वो लीफ मैन्यूरिंग के लिए यूज होते हैं। उसके बाद बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग की। आई नो कि आप सब लोग जानते हैं व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग कि क्या करते हैं, हम कंपोस्ट बनाते हैं बाय यूजिंग अर्थवर्म। अर्थवर्म जनरली क्या करते हैं कि जो सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक मैटर हमने डाला है वो उसको फीड करते हैं, और फिर जो उनका एक्सक्रीटा निकलता है दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट, तो हम वो एज अ वर्मी कंपोस्ट हमारे प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। अब
किस टाइप के अर्थवर्म्स हमें यूज करने चाहिए, व्हाट इज मतलब कुछ क्वालिटीज होती है ना कि भाई देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म, बट हमारे वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो अर्थवर्म चाहिए उसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। द फर्स्ट वन इज दे शुड बी सरफेस फीडर, मतलब कि जो सॉइल हमारा सॉइल सरफेस है, सपोज ये सरफेस है, तो इस ऊपर वाले एरिया में जो फीड करते हैं वो अर्थवर्म हमें चाहिए, ज़्यादा डीप में जो रहते हैं वो हमें नहीं चाहिए। देन हाई रिप्रोडक्टिव रेट, मतलब उन्होंने वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट मिलेगा। सो द स्पीशीज विच वी हैव टू सिलेक्ट इट शुड बी हैव हाई रिप्रोडक्टिव रेट। द नेक्स्ट थिंग इज हाई रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब वो ज़्यादा खाना खाए, उनका डाइजेशन अच्छे से हो, एंड assimilation of organic matter, मतलब अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे अल्टीमेटली वी विल गेट मोर अमाउंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट। नाउ आई हैव मेंशन हियर सम स्पीसीज जो कि जनरली यूज की जाती है फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। इसेनिया फोइटिडा, ये जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पीसीज है फॉर मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा पेरिनोइक्स स्पीसीज है, ये सारी स्पीसीज जो है वो यूज की जाती है फॉर मेकिंग वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर्स, व्हाट डू यू गाइज अंडरस्टैंड बाय बायो फर्टिलाइजर्स, एनीवन प्लीज? मैम ऐसे फर्टिलाइजर या उर्वरक जो प्लांट्स या लीफ से बनते हैं। ओके, मतलब ऐसे कोई भी पदार्थ जो प्लांट्स के द्वारा हमने बनाए हैं और जो हमारे क्रॉप को फर्टिलाइजेशन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बायो फर्टिलाइजर। तो देखो इसमें प्लांट से ज़्यादा हम जनरली जो भी फंजाई है, जो भी बैक्टीरिया है जो हमारे प्लांट को हेल्प करेंगे टू अपटेक मोर न्यूट्रिएंट, तो उन्हें हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। जनरली इसमें क्या होता है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज करते हैं, तो जो बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, या अल्गी भी हो सकता है, इन्हें हम बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, और अगर हमने बायो फर्टिलाइजर के साथ जब हम उनको डालते सॉइल में, अगर उनके साथ हमने फॉस्फोरस भी अप्लाई किया है तो उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। द फर्स्ट वन आर नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सर, जैसे आपसे नाम से पता चला है कि जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज राइजोबियम। देखो राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, तीन चीजें आपको समझ लेनी है। द फर्स्ट वन इज सिम्बायोटिक, मतलब कि वो उस प्लांट के साथ इस तरह का रिलेशन बनाता है सो दैट इट विल लाइक, वो बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और हार्मफुल भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ राइजोबियम इट इज बेनिफिशियल। जब आपको वर्ड आएगा कि म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो राइजोबियम में और प्लांट्स के रूट्स में, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के क्रॉप्स होते हैं उनके रूट्स में क्या होता है, म्यूचुअल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जब ये म्यूचुअल वर्ड आता है तो इसका मीनिंग होता है कि उनमें एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जो राइजोबियम है वो प्लांट से कार्बोहाइड्रेट्स लेगा, उसका न्यूट्रिएंट वो प्लांट से लेगा, और प्लांट के लिए वो क्या करेगा, अल्टीमेटली नाइट्रोजन फिक्स करेगा। तो सिम्बायोटिक के केस में क्या होता है कि रूट्स के अंदर वो बैक्टीरिया जाके उसमें फिर नोड्यूल्स फॉर्मेशन करता है, और इन दैट नोड्यूल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन विल टेक्स प्लेस। द सेकेंड इज एजोटोबैक्टर। वो नॉन सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग है, मतलब कि वो रूट्स के अंदर जाके नहीं नाइट्रोजन फिक्स करेगा, वो बाहर रहकर, मतलब फ्री लिविंग, इट इज फ्री फ्रॉम दैट प्लांट, बट वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। देन एजोला एंड एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम जो है एसोसिएटिव सिम्बायोसिस, देखो अगेन सिम्बायोसिस वर्ड, बट यहाँ क्या है, एसोसिएटिव। इसका मतलब है कि जो पौधा है उसका जो राइजोस्पियर है, अब राइजोस्पियर मतलब क्या होता है कि सॉइल का वो पोर्शन जहाँ पे रूट्स ग्रो हो रही है, वो वाला पोर्शन में ये एजोस्पिरिलियम वहाँ पे रहता है, रूट्स के अंदर नहीं जाते हैं, बट दे आर बेनिफिशियल टू ईच अदर।
वो नाइट्रोजन फिक्स करेगा जो प्लांट को अवेलेबल होगा, एंड इट विल टेक सम बेनिफिट्स फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो, बट वो रूट्स के अंदर जाके नोड्यूल्स फॉर्म नहीं करेगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म एंड एसोसिएटिव सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म. क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? हेलो. नो मैम. ओके. उसके बाद हम बात करेंगे फॉस्फोरस के बारे में. फॉस्फेट मोलिबलाइजर और मोबिलाइजर और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर. देर आर टू थिंग्स. ठीक है. जो फॉस्फोरस है जनरली क्या होता है कि जब हम, जैसे आपको पता होगा कि हम जब कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं तो एक बार बेसल डोज डालते हैं, उसके बाद हम सोइंग वगैरह करते हैं या ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, फिर आफ्टर 30 डेज जो है हम थोड़ा एनपीके डालते हैं, फिर उसके 45 डेज के बाद थोड़ा सा न्यूट्रिएंट डालते हैं. ये जो जनरल जो चलता आ रहा है कल्चर ये है. तो जब हम बेसल डोज डालते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करते हैं एट द टाइम ऑफ फील्ड प्रिपरेशन और लैंड प्रिपरेशन? एनीवन? बेसल डोज में हम क्या क्या चीजें डालते हैं फील्ड में? ओके. देखिए, जब हम बेसल डोज डालते हैं, मतलब जब हम लैंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब हम एक तो FYM डालते हैं, उसके अलावा हम SSP या DAP डालते हैं. ठीक है. तो SSP क्या होता है? सिंगल सुपर फॉस्फेट. ये तो जो है फॉस्फोरस का सोर्स है, ये हम डालते हैं. तो इसका रीजन ये है कि फॉस्फोरस जो होता है वो इज रेडियली अवेलेबल नहीं होता है. अगर आप आज वो लैंड में इनकॉर्पोरेट करोगे तो उसे 2-3 महीने बाद वो प्लांट को अवेलेबल होगा. बट नाइट्रोजन और पोटेशियम ये ऐसी चीजें हैं. नाइट्रोजन जैसे आप आज डालोगे तो आप प्लांट आज ही अपटेक कर लेगा और विद इन अ वीक वो अपटेक कर लेगा. उसके बाद जो बचा कुचा रहेगा वो नाइट्रोजन लीच आउट हो जाता है, वो वहां पे नहीं रहता है. बट फॉस्फोरस इट इज, मतलब वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं होता है प्लांट को, इसकी वजह से हम वो जनरली बेसल डोज में डालते हैं. अब यहाँ पे क्या कहा गया है? फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर्स. मतलब क्या होता है कि दो फॉर्म होते हैं. एक होता है कि जो अवेलेबल फॉर्म है इनऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक फॉर्म फॉस्फोरस का. तो जो सोल्यूबलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं. तो मतलब सो दैट दे विल बिकम अवेलेबल टू प्लांट. मतलब वो सॉइल में उसको सोल्यूबलाइज करते हैं कि जब हम पानी डालेंगे तो वो फॉस्फोरस जो है वो उसमें इजीली घुलना चाहिए. तो ये काम होता है सोल्यूबलाइजर्स का. इसमें ये कौन कौन करता है? एक तो हो गया ब्लू ग्रीन अल्गी, देन सुडोमोनास, बैसिलस एंड एस्परजिलस. ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये सोल्यूबलाइजेशन का काम करते हैं, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजेशन का. देन मोबिलाइजर्स क्या करते हैं कि वो इजीली फॉस्फोरस का जो एलिमेंट है वो इजीली मोबिलाइज कर सके और प्लांट को अवेलेबल हो. ये काम होता है मोबिलाइजर्स का. तो मोबिलाइजर्स में आते हैं वैम, एक्टो एंड एंडोमाइकोराइजा. अब माइकोराइजा में क्या होता है? यहाँ पे दो टाइप्स दिए हैं, एक्टो और एंडो. जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो एक्टोमाइकोराइजा है वो रूट्स के सरफेस पे रहेगा और वो उसको फॉस्फोरस अवेलेबल करवा देगा. बट जो एंडोमाइकोराइजा है वो प्लांट के रूट्स के अंदर जाके फिर उसको फॉस्फोरस अवेलेबल करवाता है. तो यही दोनों में डिफरेंस है. उसके बाद है ट्रैप क्रॉप. ट्रैप क्रॉप मतलब क्या होता है? ऐसे कोई हम प्लांट्स लगाते हैं जो कि जो इंसेक्ट पेस्ट है हमारी फील्ड में उसको अट्रैक्ट करते हैं. जैसे मेरीगोल्ड हो गया, या जिसमें अट्रैक्टिव कलर के फ्लावर आते हैं. मेरीगोल्ड में ऑरेंज येलो जो फ्लावर्स आते हैं वो क्या करते हैं? जनरली इंसेक्ट पेस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. अब उनको अगर वहीं पे खाना मिल गया तो वो हमारी जो मेन क्रॉप है उसको हार्म नहीं करेंगे. सो दैट to protect our crop from these insect pests we use trap crops. उसके बाद बात करेंगे ट्रैपिंग की. देखो, अब इंसेक्ट पेस्ट तो आते ही है, बट ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें केमिकल स्प्रे नहीं करना है. इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड ये सब हम स्प्रे नहीं करते हैं. तो टू कंट्रोल द इंसेक्ट हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स यूज करते हैं.
तो जब मेनली येलो स्टिकी ट्रैप्स, येलो कलर का एक स्टिकी ट्रैप जो आता है वो क्या करता है, येलो कलर जो ब्राइट येलो होता है वो अट्रैक्ट करता है व्हाइट फ्लाइज, एफिड्स और जो अदर फ्लाइंग इंसेक्ट्स है उनको अट्रैक्ट करता है, और वो अगर एक बार उस ट्रैप पे चले जाए तो चिपक जाते हैं और निकल नहीं पाते हैं। सो वी कैन अट्रैक्ट देम विद द हेल्प ऑफ येलो स्टिकी ट्रैप्स। इसके अलावा ब्लू स्टिकी ट्रैप्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ब्लू स्टिकी ट्रैप्स क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं थ्रिप्स को, ये आपको याद रखना है। येलो स्टिकी ट्रैप्स अट्रैक्ट करेंगे व्हाइट फ्लाइज एंड एफिड्स को, और ब्लू स्टिकी ट्रैप अट्रैक्ट करेंगे थ्रिप्स को। देन देर आर फेरोमेन ट्रैप्स। फेरोमेन ट्रैप्स मतलब क्या होता है, इस ट्रैप में सेक्स फेरोमोन लगा होता है, इट स्मेल्स लाइक फीमेल, और उस स्मेल की वजह से जो मेल इंसेक्ट है वो उस ट्रैप की तरह अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके नीचे जो एक कंटेनर होता है जिसमें पानी रखा होता है उसमें वो गिर जाते हैं, और अल्टीमेटली अगर मेल्स का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो मेटिंग नहीं हो पाएगी, और जो फर्दर पॉपुलेशन है पेस्ट की वो नहीं बन पाएगी। तो इसी तरह से हम अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं बाय डिफरेंट इंसेक्ट पेस्ट। उसके बाद मैंने कुछ जनरल पॉइंट्स दिए हैं अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो सुडोमोनास और बैसिलस है वो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर्स का काम करते हैं। आपको ये याद रखना है कि सोल्यूबलाइजर्स है या मोबिलाइजर्स है, ठीक है। सो सुडोमोनास एंड बैसिलस फॉस्फेट सोल्यूबलाइजर, देन वैम एंड एक्टो एंड इंडोमाइकोराइजा आर फॉस्फेट मोबिलाइजर्स। जो फ्रैंकिया स्पीसीज है वो पोटेशियम सोल्यूबलाइजर की तरह काम करती है, पोटेशियम को इजीली सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। देन माइक्रोब्स जो होते हैं जो हम जनरली एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनमें नीफ जीन होता है। नीफ जीन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट स्टैंड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उस जीन की वजह से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक ऑर्गेनिक में? मैम, सोल्यूबलाइजर और मोबिलाइजर में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या डिफरेंस? हाँ देखो, सोल्यूबलाइजर मतलब क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट अवेलेबल है सॉइल में उसको वो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा कि वो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाएगा। जब हम इरिगेट करेंगे ना फील्ड को तो वो एलिमेंट सोल्यूबल होके प्लांट उसको अपटेक कर पाएगा। और मोबिलाइजर मतलब कि देखो ये होता है ना कि जैसे कैल्शियम है तो वो प्लांट में इजीली मोबिलाइज नहीं कर पाता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो मोबिलाइजर क्या काम करते हैं, वो उसको एलिमेंट्स को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दैट कि जो प्लांट में या सॉइल में इजीली मोबिलाइज हो सके, उसका मूवमेंट इजी हो जाए, सो दैट प्लांट कैन टेक दैट न्यूट्रिएंट्स। तो ये डिफरेंस है, सोल्यूबलाइज का जब पानी में घुलने के लिए वो इजी कर जाता है, और मोबिलाइज मतलब मूवमेंट इजी हो जाता है उसका। अंडरस्टूड? यस। ओके। और इसके अलावा जनरली हम जो यूज करते हैं फॉर एज अ मैन्योर, जैसे आप लोग ये पढ़े होंगे एग्रोनॉमिक में, जीवामृत, घन जीवामृत, गोकृपामृत, ये सारा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम सप्लाई करते हैं। और इंसेक्ट पेस्ट या डिसीजेस को रोकने के लिए हम जो अग्नियास्त्र, नीमास्त्र, नीम से बने हुए जो भी मतलब सब्सटेंसेस है उसको हम स्प्रे करते हैं इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। और एक बात आपको नोट करनी है कि जो बीटी का स्प्रे होता है, बैसिलस thuringiensis का स्प्रे ऑर्गेनिक फार्मिंग में परमिसेबल है, मतलब हम कर सकते हैं। अगर हम बीटी का स्प्रे कर रहे हैं देन आल्सो वी कैन कॉल इट दैट द प्रोडक्ट इज ऑर्गेनिक। ओके, सो दिस वाज अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। जस्ट गिव मी 2 minutes, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।